नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में। साथियों, आज मैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे अभी तक पिछले हुए आरटेट और रीट के एग्जामों में एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो आप सभी साथी इस कक्षा को अंत तक देखें, जिससे कि अगर आगे भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से हल कर सके। साथियों, वीडियो के अंत में मैं आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी बताने वाला हूं, तो आप सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है राज्य व राष्ट्रीय प्रतीक। साथियों, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन आते आते प्रश्न भी हमसे गलत हो जाते हैं और इन प्रतीकों के बारे में हम डिटेल से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथी कक्षा को अंत तक देखिएगा। साथियों, शुरुआत करते हैं राज्य व राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राज्य प्रतीक के बारे में। साथियों, राज्य प्रतीक में हम बात करते हैं राज्य वृक्ष की। साथियों, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है किसे कहते हैं हम, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो हम खेजड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? राजस्थान का राज्य वृक्ष हम खेजड़ी को कहते हैं। और इस राज्य वृक्ष खेजड़ी को सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी वो कब घोषित किया गया, तो आपका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर 1983। साथियों, जो अभी तक प्रश्न पूछे गए बिल्कुल नॉर्मली ऊपर से प्रश्न पूछे गए, जैसे सीधा प्रश्न पूछे गए राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, इन सब के बारे में प्रश्न पूछे गए, लेकिन आप इनके बारे में अंदर तक की जानकारी रखें, इनके बारे में डिटेल से पढ़ें, क्योंकि हो सकता है अब की बार प्रश्न में डीपली प्रश्न पूछते जाएँ, तो आप ज़रूर इन सबको याद रखें। साथियों, राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया कहते हैं इसे। जो खेजड़ी है उसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ध्यान रखिए। साथियों, इसे राजस्थान का जो राज्य वृक्ष खेजड़ी है इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में अन्य नाम देके पूछ लिया जाता है कि इसे किसे कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है, तो राजस्थान का जो गौरव है वो खेजड़ी को कहा जाता है। राजस्थान का कल्पतरु नाम से भी इसे जाना जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी इसे कहा जाता है। साथियों, थार का कल्प वृक्ष भी हम खेजड़ी वृक्ष को ही कहते हैं। और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। साथियों, किसान का अकाल मित्र, इसे किसान का अकाल मित्र क्यों कहते हैं? साथियों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं किसान का अकाल मित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वृक्ष है साथियों, ऐसा कहा जाता है कि सन 1899 ईस्वी में जब विक्रम संवत 1956 था उस समय एक अकाल पड़ा था, और उस समय ये जो अकाल पड़ा था उसका नाम था छप्पनिया अकाल। और उस समय जो रेगिस्तान के लोग थे इस पेड़ के जो तने होते हैं, जो छिलके होते हैं, उनको खा कर के जिंदा रहे थे। अर्थात ये जो इनकी जो इस पेड़ की जो जड़ होती है बहुत लंबी गहराई तक जाती है, और ये कम पानी में एक रेगिस्तान में भी भरी गर्मियों के समय भी हरा भरा रहता है। साथियों, तेज गर्मी की जब पड़ती है तो भी ये हरा भरा रहता है। इस कारण इसको किसान का अकाल मित्र कहा जाता है। जब गर्मियों के समय में सभी पेड़ सूख जाते हैं तो रेगिस्तान में ये पेड़ हरा भरा रहता है, और इसी से लोग जो है इसकी छाया में बैठकर आराम करते हैं। इसी कारण इसको किसान का अकाल मित्र कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है किसान का अकाल मित्र किस वृक्ष को कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिए खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। साथ ही इसे वंडर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? वंडर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं साथियों अन्य नामों के बारे में। धार्मिक ग्रंथों में जो खेजड़ी है उसको क्या कहा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो धार्मिक ग्रंथों में खेजड़ी वृक्ष को हम किसके नाम से जानते हैं साथियों? समी के नाम से जानते हैं। राजस्थानी भाषा में हम खेजड़ी को सिमलो कहते हैं। पंजाबी और जो हरियाणवी भाषा है, हरियाणवी है पंजाब और हरियाणा में, इसे जाटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से साथियों? जाटी के नाम से। और जानते हैं इनके अन्य नामों के बारे में। सिंधी भाषा में हम इसे छोकड़ो कहते हैं। सिंधी जो भाषा है उसमें इसको हम क्या कहते हैं साथियों? छोकड़ो कहते हैं। और कन्नड़ में इसे बन्नी कहते हैं। तमिल में इसे हम पेमे कहते हैं। बंगाली में साइगोज कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिए जो खेजड़ी वृक्ष है उसका व्यापारिक नाम क्या है, तो साथियों खेजड़ी वृक्ष का जो व्यापारिक नाम है कांडी, इसे हम कहते हैं। साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखिए खेजड़ी वृक्ष की जो हरी पत्तियाँ होती है उनको हम लूम कहते हैं, और जो हरी पत्तियाँ सूख जाती है उसके बाद खोखा कहलाती है। क्या कहते हैं साथियों? खोखा कहलाती है। और इसके बाद जो इसका जो फल होता है साथियों एक फली के रूप में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। इसकी जो फली होती है वो एक फल के रूप में होती है जिसको हम सांगरी कहते हैं, और ये सब्जियां बनाने में काम आती है साथियों। और इसका जो फूल होता है साथियों
इसका जो फूल होता है खेजड़ी वृक्ष का वो कहलाता है मिंजर। क्या कहलाता है साथियों? खेजड़ी वृक्ष का जो फूल होता है वो मिंजर कहलाता है और फल को हम सांगरी कहते हैं। आप सभी साथी इस बात का ध्यान रखें। साथियों जो खेजड़ी वृक्ष है वर्तमान में सलसेट्रना नामक कीड़े व ग्राइकोटर्मा नामक कवक का शिकार हो रहा है। ये प्रश्न भी शायद सीटेट वगैरह में पूछा जा चुका है साथियों कई बार कि जो खेजड़ी वृक्ष है वर्तमान में किसका शिकार हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए, सलसेट्रना नामक कीड़े और ग्राइकोटर्मा नामक कवक का शिकार हो रहा है। साथियों जो खेजड़ी वृक्ष है आपसे पूछा जा सकता है कौन से समुदाय के सम्मान का वृक्ष माना जाता है? तो विश्नोई जो समुदाय है उसके सम्मान का वृक्ष माना जाता है। साथियों कैसे माना जाता है? विश्नोई समुदाय से खेजड़ी वृक्ष कैसे संबंधित है साथियों? साथियों जो विश्नोई समुदाय है इन्होंने खेजड़ी वृक्ष के लिए अपना बलिदान दिया है। साथियों बात करते हैं खेजड़दी मेला की। जो खेजड़दी मेला है वो क्यों भरता है? खेजड़दी जो मेला है पर्यावरण के लिए जो बलिदान दिए थे अमृता बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने, उनकी याद में मेला भरता है और वो खेजड़ी वृक्ष के लिए ही दिया गया था। कैसे था साथियों कि जोधपुर जिला है हमारा, उसमें खेजड़दी गांव है। वहाँ पर 1787 में भादवे की शुक्ल दशमी को, जो भाद्रपद महीना होता है हिंदी महीनों में, भाद्रपद शुक्ल दशमी को या फिर हम तारीख में कहें 21 सितंबर 1730 को 363 व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। साथियों जो जोधपुर किले का निर्माण करवाया जा रहा था तब उसके जो राजा थे अभय सिंह थे। कौन थे साथियों? अभय सिंह उस समय के राजा थे और उस समय उनको अपने किले के निर्माण के लिए ईंधन भट्टे में जो चूना पकाते थे उसके लिए ईंधन की आवश्यकता थी और उस ईंधन की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने सेनापति जो गिरिजादास भंडारी थे उसको आदेश दिया था कि लकड़ी लाने का। तो लकड़ी लेने जब खेजड़दी गांव में गए थे पास में, तो वहाँ पर वृक्षों की जो अमृता देवी बिश्नोई थी उन्होंने एक वृक्ष को काट रहे थे जो उस वृक्ष को वह भाई मानती थी और उसको राखी बांधती थी। इसलिए उन्होंने अमृता देवी बिश्नोई ने क्या कर दिया, उस वृक्ष को काटने के लिए मना किया। लेकिन जो उसका सेनापति था जोधपुर के राजा अभय सिंह का, गिरधर दास जी, उन्होंने उस पेड़ को काटने कहा कि हम पेड़ काट कर लेके जाएंगे। उस दिन तो वो चले गए, लेकिन दूसरे दिन जब भाद्रपद शुक्ल दशमी थी उस दिन वो अपनी सेना के साथ तैयार होकर आया था और अमृता देवी जब पेड़ काटने लगे थे तो अमृता देवी उस वृक्षों के चिपक गई थी और उन्होंने कहा था कि सर साठे, एक राजस्थानी कहावत है, सर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। यदि मेरे सर कट जाए, अगर ये वृक्ष फिर भी जिंदा रहते हैं तो फिर भी ये सस्ता है। और वो पेड़ों के चिपक गए थे। तब निर्दयी करते हुए क्रूरता से उन सैनिकों ने उनको पेड़ों के साथ काट डाला था साथियों। इस कारण विश्नोई समुदाय का सम्मान का वृक्ष माना जाता है और ये खेजड़दी मेला उन्हीं शहीदों की याद में खेजड़दी मेला भरता है साथियों। आप सभी साथी जान रहे हैं, आपसे पूछा जा सकता है कितने व्यक्तियों ने जान दी थी? तो साथियों 363 व्यक्तियों ने जान दी थी खेजड़दी जोधपुर में। किसके नेतृत्व में? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। इन्होंने खेजड़ी वृक्ष के लिए क्या किया था? अपना बलिदान दिया था साथियों अमृता देवी बिश्नोई जी ने। खेजड़ी जो वृक्ष है उस पर डाक टिकट जारी किया गया 5 जून 1988 को। खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया और ये जो डाक टिकट जारी किया गया था 60 पैसे का जारी किया गया था साथियों। कितने का जारी किया गया था? 60 पैसे का जारी किया गया था साथियों। जो खेजड़दी दिवस है प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है खेजड़दी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को मनाया जाता है और प्रतिवर्ष ये 1978 से मनाया जा रहा है साथियों। 1978 से प्रतिवर्ष खेजड़दी दिवस मनाया जाता है। चलते साथियों आगे, अब बात करते हैं हम राज्य व राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। साथियों जो राज्य पुष्प है हमारा, अब राज्य वृक्ष के बाद हम बात करते हैं राज्य पुष्प की। साथियों जो राज्य पुष्प है हमारा क्या है? रोहिड़ा है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो आप ध्यान रखिए, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा को कहते हैं। रोहिड़ा आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा साथियों, ऐसा फूल होता है ये रोहिड़ा। और राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा को सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। कब किया गया था साथियों? 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। और इस रोहिड़े का वैज्ञानिक जो नाम है टिकोमेला एंडुलेटा है साथियों। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान की राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप ध्यान रखिए, टिकोमेला एंडुलेटा कहते हैं। रोहिड़ा को अन्य नामों से जाना जाता है मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा, मारवाड़ टीक, इन सब नामों से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सागवान के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप ध्यान रखें, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा को जाना जाता है।
साथियों जो राजस्थान का राज्य पुष्प है इसका रंग आपको दिखाई दे रहा है हिरमिच रंग होता है। ये कैसा रंग होता है साथियों? हिरमिच रंग का होता है। ये पुष्प आपको दिखाई दे रहा होगा, वीडियो में आप देख सकते हैं। साथियों जो राज्य पुष्प है सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। अब बात करते हैं राज्य पशु के बारे में। साथियों राज्य पशु 2 माने गए हैं हमारे। अगर आपसे वन्यजीव श्रेणी में राज्य पशु पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है चिंकारा, राजस्थान का राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिंकारा, जो कि सरकार के द्वारा कब घोषित किया गया? 22 मई 1981 को चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला हम कहते हैं, गजेला बेनेट्टी भी कहते हैं। ध्यान रखें, कोई सा भी नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप ध्यान रखें गजेला भी कहते हैं, अर्थात इसे हम छोटा हिरण के नाम से भी जानते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा साथियों, जो चित्र है एक हिरण के समान ही नजर आ रहा है, लेकिन हिरण नहीं है साथियों ये। इसको हम छोटा हिरण या एंटीलोप भी कहते हैं। ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है छोटे हिरण के नाम से कौन सा पशु प्रसिद्ध है? तो आपका जवाब होगा चिंकारा, जो राजस्थान का राज्य पशु है। और ये जो साथियों चिंकारा है एक शाकाहारी जीव है और सामान्यतः यह जोधपुर में पाया जाता है। साथियों कहाँ पाया जाता है? जोधपुर में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं राज्य पशु पशुधन श्रेणी में। साथियों अगर आपसे पशुधन श्रेणी में राज्य पशु पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होगा ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु माना जाता है पशुधन श्रेणी में। और सरकार के द्वारा इसे 30 जून 2014 को घोषित किया गया था, जिसकी अधिसूचना जारी की गई थी। 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि राजस्थान का राज्य पशु जो है ऊंट है साथियों। और इस राजस्थान के राज्य पशु ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रेमेटेरियस। साथियों इसका जो वैज्ञानिक नाम है आपसे पूछा जा सकता है ऊंट का वैज्ञानिक नाम अर्थात राजस्थान के राज्य पशु का नाम, तो कैमेलस ड्रेमेटेरियस इसका नाम है साथियों। इसको रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि साथियों इसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, जो कि रेगिस्तान में चलने में सहायता करते हैं। इनके पेट में, इनकी पीठ पर एक कुबड़ पाया जाता है, जिससे ये काफ़ी दिनों तक प्यासे रह सकते हैं, बिना पानी के रह सकते हैं साथियों। और उसमें कुबड़ में वसा की परत होती है, जिस कारण ये अधिक दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। देश में अगर हम बात करें तो जो ऊँट पाए जाते हैं वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए अगर हमारे देश में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं तो राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान में बात करें तो बाड़मेर और बीकानेर जिले में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं साथियों। बात करते हैं हम ऊँटों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी की। ऊँटों की जो पालक जाति होती है, ऊँटों को जो पालने वाली जाति होती है, वो मुख्यतः रैबारी जो जाति है साथियों इनको पालती है। आपको देखने को मिल सकता है रैबारी के साथ साथ रायका जो जाति है साथियों, रायका भी ऊँट पालने से ही संबंधित है। रैबारी और रायका दोनों संबंधित है साथियों। जो ऊँट के जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टोलड़िया या टोलड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? टोलड़िया या टोलड़ी कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें, जो बूढ़ा ऊँट होता है, बड़ा ऊँट, वो पाकट कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? पाकट कहलाता है। ऊँटों के देवता किसको माना जाता है? ऊँटों के देवता साथियों पाबूजी को माना जाता है। ऊँटों की देवी अंता देवी बीकानेर में स्थित है, अंता देवी को माना जाता है। ऊँट महोत्सव कहाँ भरता है साथियों? ऊँट महोत्सव जो है बीकानेर में भरता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, ऊँट से संबंधित जो हमारा राज्य पशु है उससे संबंधित जानकारी आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऊँटों का जो मेला है साथियों, ऊँटों का मेला पुष्कर अजमेर में भरता है। और सबसे प्रसिद्ध जो ऊँट है, नाचना जो किस्म के ऊँट होते हैं, नाचना एक ऊँट की किस्म है साथियों। नाचना किस्म के जो ऊँट है सबसे प्रसिद्ध ऊँट है। ऊँट के गले का जो आभूषण है उसे हम गोरबंद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ऊँट के गले का जो आभूषण होता है गोरबंद कहलाता है साथियों। और ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध जो महल है मुबारक महल, जो टोंक में स्थित है, उसको हम ऊँटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा रीट 2020 ऑनलाइन कोर्स फ्री। जो भी साथी नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, इस पर साथियों रीट 2020 से संबंधित सभी विषयों की कक्षाएं लगाई जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं और साथ में कर ले बेल आइकन प्रेस, क्योंकि जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो से सूचनाएं जल्द ही प्राप्त हो सके। साथियों बात करते हैं हम राज्य पक्षी के बारे में। राज्य पक्षी जो है हमारा क्या है, किसे कहते हैं राज्य पक्षी? साथियों राज्य पक्षी जो है हमारा गोडावण है। कौन है साथियों? गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। और इस गोडावण को राजस्थान का जो राज्य पक्षी है 1981 में घोषित किया गया था। तो आप सभी साथी ध्यान रखें, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण को कब घोषित किया गया? तो 1981 में घोषित किया गया था। और गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रोसेप है। क्या है साथियों? कोरियोटिस नाइग्रोसेप है। इसके अन्य नाम भी हैं, इसको हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं।
अंग्रेजी में सेम क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आपसे पूछा जा सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन से पक्षी को कहा जाता है, ध्यान रखें गोडावण को कहा जाता है साथियों। अन्य नाम है इसके मालमोरडी, गुदनमेर, सोहन चिड़िया के नाम से भी प्रसिद्ध है साथियों। यह एक शर्मिला पक्षी है, ये दिखने में क्या है, शतमुर्ग की तरह दिखाई देता है, लेकिन शतमुर्ग नहीं है साथियों, एक छोटा पक्षी है साथियों ये। और गोडावण जो पक्षी है इसको हुकना, महासारंग, घोरार आदि नामों से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का शांत पक्षी है साथियों। इसको हुकना क्यों कहते हैं, क्योंकि साथियों जब इस पक्षी को डराया जाता है तो यह हुक जैसी आवाज़ निकालता है, इस कारण इसको उत्तरी भारत के जो क्षेत्र है उसमें हुकना नाम से कहा जाता है साथियों। इसका एक और अन्य नाम है गगनभेर या गुराइन, इसे कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, गगनभेर या गुराइन। क्यों कहते हैं साथियों इसको गगनभेर या गुराइन, क्योंकि जब बादल ये क्या करता है, बादल के गरजने जैसी आवाज़ निकालता है साथियों, और इसी कारण ये गरजने जैसी आवाज़ निकालता है तो गगनभेर या गुराइन के नाम से जाना जाता है साथियों, गुर्राता है एक तरीके से। तब आप सभी साथी ध्यान रखें साथियों, गोडावण जो पक्षी है, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ऐसा होता है हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी साथियों। गोडावण जो पक्षी है राजस्थान के 3 जिलों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं, आप सभी साथी ध्यान रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान का राज्य पक्षी सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो मरु उद्यान जो जैसलमेर में स्थित है वहाँ मिलता है साथियों, सोरसेन 12 में, और सोकल या अजमेर में, ये 3 जगह पर गोडावण जो पक्षी है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और गोडावण के प्रजनन के लिए जो जंतुआलय प्रसिद्ध है, जोधपुर जंतुआलय गोडावण के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि गोडावण के प्रजनन के लिए कौन सा जंतुआलय प्रसिद्ध है, तो जोधपुर का जो जंतुआलय है साथियों गोडावण के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। अगली बात करते हैं हम साथियों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। 2011 में जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की जो लिस्ट थी साथियों, जो रेड डाटा लिस्ट, इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया था कि जो गोडावण है एक विलुप्त प्रजाति की ओर जाने वाला जीव है, ये संकटग्रस्त प्राणी से संबंधित है साथियों। और इसको बचाने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आप सभी साथी ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है, वह गोडावण के संरक्षण हेतु चलाई गई थी। और ये जो योजना है प्रोजेक्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट, इसको जो प्रारंभ किया था राजस्थान सरकार ने 5 जून 2013 को शुरुआत की थी साथियों। और इसकी जो शुरुआत की थी सर्वप्रथम राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर से की गई थी। आप सभी साथी ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है गोडावण के संरक्षण हेतु कौन से प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कब की गई थी, 5 जून 2013 को, और कहाँ से, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर से की गई थी। और ये जो प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य बना था साथियों। यदि हम गोडावण पक्षी का कोई भी व्यक्ति शिकार करता है तो उसको शिकार करने के लिए 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है या 25,000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। लेकिन साथियों इतना कुछ होने के बाद भी इनकी संख्या लगातार घटती रही। और यह एक प्रकार से सर्वाहारी पक्षी है साथियों। यह भोजन जो है सभी प्रकार के करते हैं, शाकाहारी भी मांसाहारी भी, इसलिए सर्वाहारी पक्षी है। उड़ने वाले पक्षियों में अगर बात करें साथियों सबसे अधिक भारी पक्षियों में से एक है साथियों, ये बहुत भारी पक्षी है ये। और गोडावण जो पक्षी है अपने अंडे देने के लिए ज़मीन पर घोंसला बनाती है। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडों को देने के लिए ज़मीन पर घोंसला बनाती है, तो गोडावण पक्षी ही ऐसा पक्षी है साथियों। चलते साथियों अगले महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, राज्य प्रतीकों के बारे में। साथियों राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन सा है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखें अभी तक सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, सिंपल क्वेश्चन तो आप आसानी से याद रखें कि जो राजस्थान के राज्य प्रतीक है कि राज्य का खेल कौन सा है, राज्य का नृत्य कौन सा है, राज्य के पक्षी कौन से, राज्य के पशु कौन से, कम से कम इतना तो आप याद ही रखें, क्योंकि पिछले चारों एग्जामों में एक एक प्रश्न पूछा गया है और आप 1 नंबर का महत्व पता लगा सकते हैं। जो व्यक्ति 1 नंबर से कट ऑफ से रह जाता है उसको पता रहता है कि 1 नंबर कितने मायने रखता है। तो आप सभी साथी जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही टॉपिक आपको लाते रहेंगे। साथियों राजस्थान का जो राज्य खेल है बास्केटबॉल है और इसको सरकार के द्वारा 1948 ईस्वी में घोषित किया गया था। साथियों जो बास्केटबॉल की जो टीम होती है उसकी टीम में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं साथियों, प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। राजस्थान की राज्य भाषा क्या है साथियों, राजस्थान की राज्य भाषा हिंदी है। राजस्थान का जो लोकवाद्य है, राज्य का लोकवाद्य वो अलगोजा वाद्य है साथियों।
राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो घूमर नृत्य है साथियों। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिए, कथक जो नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य है और राज्य जो नृत्य है वो घूमर है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखिए, लोक नृत्य घूमर है और शास्त्रीय नृत्य कथक है। और राजस्थान का जो राज्य गीत है क्या है साथियों? केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश। राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश। और इस गीत को सबसे ज़्यादा जो गाया है उदयपुर की एक मांगी बाई है, उन्होंने इस गीत को सबसे ज़्यादा बार गाया, तो पहली बार गाया सॉरी साथियों। जो उदयपुर निवासी जो मांगी बाई है इसको पहली बार गाया था केसरिया बालम आओनी पधारे हमारे देश गीत को। और सबसे ज़्यादा बार मांड राग में इसे जो गाया है साथियों, मांड राग में सर्वाधिक बार गाने वाले जो है अल्लाह जिलाई बाई ने इसे मांड राग में सबसे ज़्यादा बार गाया है। आप सभी साथी ध्यान रखिए। राजस्थान की जो राज्य कवि है कौन से हैं? सूर्यमल मिश्रण को राज्य कवि की उपाधि प्राप्त है साथियों। सूर्यमल मिश्रण को हम राज्य कवि के नाम से जानते हैं। और राज्य की जो राजधानी है कौन सी है? आप सभी साथी जानते होंगे, लेकिन याद रखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर है। कई साथियों को नहीं पता होता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, वो कभी नई दिल्ली बताते रहते हैं, कभी क्या बताते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है साथियों। और भारत की पूछ ली जाए तो नई दिल्ली है। वैसे अपने इंडिया लेवल के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। और राजस्थान जो दिवस है, राजस्थान की जो स्थापना है वो 30 मार्च को की गई थी। आप सभी साथी ध्यान रखिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन राजस्थान की स्थापना हुई थी। बात करते हैं साथियों अब कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक जो है राष्ट्रीय पशु के रूप में किसे जाते हैं हम? राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? बाघ है। आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों ये बाघ का चित्र। राष्ट्रीय पशु कौन है हमारा? बाघ है। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है और इसे सरकार के द्वारा 1972 ईस्वी में घोषित किया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान का जो भारत का राष्ट्रीय पशु है कब घोषित किया गया? तो 1972 में घोषित किया गया था। किसको? बाघ को। साथियों वैज्ञानिक नाम क्या है बाघ का? बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। क्या है साथियों? पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित इतने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऊपर से इनकी ज़्यादा डीपली जानकारी जब हम पशुओं के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। टाइगर स्टेट कौन सा होता है, क्या कहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन से प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया, इन सब की चर्चा भी हम करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपना सहयोग करते रहें, चैनल को शेयर करते रहें अपने साथी दोस्तों के साथ, जिससे वो भी हमारी कक्षाओं का फ़ायदा उठा सके। साथियों जो राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में हमें मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है। आपको दिखाई दे रहा होगा मोर, आपने भी देखा होगा साथियों, ये चित्र है मोर का। और इसको सरकार के द्वारा 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस है। कम से कम साथियों आप वैज्ञानिक नाम तो जरूर याद रखिए, क्योंकि वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस है। और यह उड़ीसा राज्य का राज्य पक्षी भी है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, कि मोर राष्ट्रीय पक्षी होने के साथ साथ कौन से राज्य का राज्य पक्षी का दर्जा रखता है? तो उड़ीसा राज्य का राज्य पक्षी भी है साथियों मोर। और मोर जो है एक फैसी एनिडी परिवार का पक्षी है। पक्षियों में परिवार होते हैं, उनमें फैसी एनिडी जो परिवार है उनका पक्षी है साथियों, वंश का है। और उसके बाद बात करते हैं हम राष्ट्रीय पुष्प की। साथियों जो राष्ट्रीय पुष्प है क्या है हमारा? कमल है। आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में साथियों, इनके सामने चित्र लगाए गए। राष्ट्रीय जो पुष्प का दर्जा प्राप्त है कमल को प्राप्त है साथियों। इसका जो वैज्ञानिक नाम है कमल का नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है। क्या नाम है साथियों? वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। और जो खिलता हुआ कमल है किसका प्रतीक है? ये प्रश्न भी साथियों आपसे पहले पूछा जा चुका है किसी राज्य की टेट के एग्जाम में, कि खिलता हुआ जो कमल है सृष्टि की सृजन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सृष्टि की सृजन का प्रतीक है। राष्ट्रीय कमल राष्ट्रीय पुष्प होने के साथ साथ ओडिशा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन 4 राज्यों का राज्य पुष्प भी है। आप ध्यान रखें, ओडिशा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य, इन चारों का क्या है? राज्य पुष्प भी है। आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। साथियों राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा? आप सभी साथी जानते होंगे, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। आप चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको साथियों, और आप भी जानते हैं इनके बारे में। भारत की जो संविधान सभा थी उसने इस तिरंगे के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था साथियों। आपसे पूछा जा सकता है भारत की संविधान सभा ने तिरंगा का जो प्रारूप था उसको कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और इस तिरंगे की जो
तिरंगों को जो डिजाइन किया था साथियों, चित्रित किया था, वो पिंगली वेंकैया ने किया था साथियों। इसका जो डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन बनाया था साथियों। और इस ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई होती है, जो लंबाई होती है साथियों 3 होती है, और चौड़ाई जो होती है 2 होती है। 3:2 इसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का अनुपात इस कक्षा में बताया जा रहा है 3:2। आपसे प्रश्न उल्टा पूछा जाएगा कि चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या है, लेकिन आप क्या है प्रश्न को पढ़ते नहीं है और जल्दी से सीधा 3:2 जिसमें दिखा और टिक लगा देते हैं। आप ध्यान रखें, पहले किस चीज़ को पूछा गया है? पहले चौड़ाई का पूछा जाए, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाए तो 2:3 करना है, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 करना है। आप सभी साथी प्रश्न को अच्छे से पढ़े। साथियों, जो तिरंगा होता है हमारा, उसमें सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है? आपको दिखाई दे रहा होगा, केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है। उसके बाद बीच में सफ़ेद रंग होता है, और सफ़ेद रंग के बीच में चक्र बना हुआ होता है। और इस चक्र में साथियों जो नीले रंग का चक्र होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और जो तीलियाँ दिखाई दे रही है, इसमें 24 तीलियाँ होती है। कितनी तीलियाँ होती है साथियों? इसमें 24 तीलियाँ होती है। और नीचे जो रंग होता है हमारा, वो हरा रंग होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा रंग होता है। और सफ़ेद पट्टी में क्या होता है? एक नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियाँ होती है। साथियों, जो केसरिया रंग दिखाया जा रहा है आपको, ये किसका प्रतीक है? आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। और हरा रंग खुशहाली, समृद्धि और भूमि की उर्वरता और पवित्रता का प्रतीक है। आप सभी साथी ध्यान रखें, ध्वज का जो चक्र है, ध्वज में चक्र दिखाया गया है, इसका क्या आशय है? तो साथियों, इस चक्र का मतलब है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु होता है। अर्थात हमारा जो जीवन है गतिशील है, हमेशा गति करता रहता है। यदि हम रुक गए तो समझो हमारी मृत्यु हो गई। आप सभी साथी ध्यान रखिए, आपसे बिल्कुल टू द पॉइंट बात की जा रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप प्रत्येक लाइन को अच्छे से याद करें, अच्छे से इन सब के नोट्स बनाएं। साथियों, आपको PDF भी अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप सभी साथी ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम राज चिन्ह की। साथियों, जो राज चिन्ह है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो सारनाथ में जो स्थित है। अशोक का जो सिंह है, सिंह स्तंभ की जो अनुकृति आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राज्य चिन्ह है। जैसे आपने रुपयों के सिक्कों में भी देखे होंगे, इस प्रकार का चित्र बना रहता है। अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति, हमारा राज्य चिन्ह क्या है? अशोक का जो सिंह स्तंभ है, इसकी अनुकृति है। और ये चिन्ह भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। आप सभी साथी ध्यान रखें, 26 जनवरी 1950 को इस चिन्ह को भारत सरकार ने अपनाया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था साथियों? भारत का संविधान लागू हुआ था इस दिन। आप सभी साथी ध्यान रखें। इसके जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको साथियों, इसमें 4 शेर हैं, 4 सिंह है साथियों। अपन को 3 दिखाई देते हैं, आपको 3 दिखाई दे रहे होंगे साथियों, लेकिन इसमें 4 सिंह आपसे पूछा सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने, मूल स्तंभ में कितने सिंह दिखाए गए हैं? तो 4 सिंह होते हैं साथियों, 4 सिंह है इस चित्र में। और इसके नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र लिखा गया है। मुंडकोपनिषद का जो सूत्र है, सत्यमेव जयते, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सत्य लिखा गया है। प्रत्येक ऐसे चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते आपको देखने को मिलेगा। और ये जो लिखा गया है देवनागरी लिपि में लिखा गया है साथियों। बात करते हैं हम राष्ट्रगीत की साथियों। जो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम है। क्या है साथियों? राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी। और साथियों, जो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, वो सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया? तो आप ध्यान रखिए, 1896 ईस्वी में कहाँ गाया गया था? कलकत्ता जो अधिवेशन था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें गाया गया था साथियों। बात करते हैं हम राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान क्या है साथियों हमारा? आप सभी साथी जानते होंगे। राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण मन जो राष्ट्रगान है, जो कि मूल रूप से बांग्ला में रचा गया था साथियों। किस में रचा गया था? बांग्ला भाषा में रचा गया था। और ये किसके द्वारा रचा गया था? इसके रचयिता कौन है? हमारे राष्ट्रगान के तो रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिए साथियों, छोटे छोटे क्वेश्चन हमें एग्जाम में सफलता की ओर ले जाते हैं। ऐसी चीज़ें हमें याद रखनी होगी, तभी जाकर हम एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। और साथियों, जो राष्ट्रगान है उसकी गायन की जो अवधि होती है लगभग हमारी 52 सेकंड की अवधि मानी गई है साथियों राष्ट्रगान के गायन की। साथियों, जो संविधान सभा ने इस राष्ट्रगान को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। आप सभी साथी ध्यान रखें,
आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसे कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और सर्वप्रथम जो राष्ट्रगान है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, उसमें गाया गया था। बात करते हैं साथियों राष्ट्रीय वृक्ष की। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? राष्ट्रीय वृक्ष साथियों बरगद है और इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। आप सभी साथी ध्यान रखें, राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में किसे दर्जा प्राप्त है? बरगद को। और ये जो बरगद है साथियों एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। भारत के जो जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फैलाव, सबसे ज़्यादा विशाल वृक्ष जो है वो हमारा बरगद होता है। इसका अन्य नाम है बनियान ट्री, साथियों इसे कहते हैं बनियान ट्री भी इसे कहते हैं। और ये एक प्रकार से मोरासी परिवार का वृक्ष है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें, राष्ट्रीय फल के रूप में किसे दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रीय फल क्या है हमारा साथियों? राष्ट्रीय फल आम है। किसे कहते हैं? आम को राष्ट्रीय फल कहते हैं साथियों। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है मैनिगीफेरा इंडिका। आप सभी साथी ध्यान रखें, वैज्ञानिक नाम अवश्य याद रखें, आम का वैज्ञानिक नाम मैनिगीफेरा इंडिका। साथियों भारत का जो राष्ट्रीय जलचर है, राष्ट्रीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव वो है हमारा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन है वो हमारा भारत का राष्ट्रीय जलचर है, राष्ट्रीय जलीय जीव है साथियों। और इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा गंगेटिका है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्लेटानिस्टा गंगेटिका। इसको 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, तो 18 मई 2010 को घोषित किया गया था। साथियों एक प्रकार की मछली की तरह होता है साथियों, मछली है साथियों ये। भारत में इसे सूसू के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी साथी जान रखें, जो डॉल्फिन है उसको सूसू के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है साथियों। किसको कहते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी? गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। आप सभी साथी ध्यान रखें, इन नदियों के बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जब हम नदियों की बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पिछली आरटेट या रीट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। साथियों इस प्रकरण से जो आरटेट 2011 में प्रश्न पूछा गया था वो यह है कि 2011 में प्रश्न पूछा गया था, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य जंतु क्रमशः है। ऑप्शन ए खेजड़ी, गोडावण, चिंकारा। ऑप्शन बी खेजड़ी, मोर, बाघ। ऑप्शन सी बबूल, गोडावण, शेर। ऑप्शन डी आम, मोर और बाघ। आप सभी साथी ध्यान रखें, प्रश्न को ध्यान से पढ़े। आपसे पूछा गया है राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु। साथियों राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है क्या होता है? खेजड़ी होता है। और खेजड़ी हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में शुरू में दिखाई दे रहा है, तो हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकते। तो साथियों दूसरा पूछा गया है, क्रम से बताना है आपको, राज्य पक्षी। राज्य पक्षी क्या है साथियों? गोडावण। किसमें है? खेजड़ी की तुरंत बाद गोडावण, ऑप्शन नंबर ए में। फिर राज्य जंतु क्या है हमारा? चिंकारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों 2011 में प्रश्न कितना आसान था, आप सभी साथी ध्यान रख सकते हैं। अगर हम इस प्रकरण को पढ़ते हैं तो आसानी से 1 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए साथियों। अब बात करते हैं हम आरटेट 2012 की। आरटेट 2012 में भी इससे प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय पशु है। साथियों प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी चिंकारा। आप सभी साथी एक बार आंसर कमेंट करें। साथियों जो राष्ट्रीय पशु है वो हमारा क्या है? बाघ है साथियों। यहाँ पर ध्यान रखें, राष्ट्रीय पशु पूछा गया है न कि राज्य पशु। अगर राज्य पशु पूछा जाता तो क्या होता हमारा? चिंकारा। लेकिन राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों? हमारा बाघ है साथियों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों बात करते हैं रीट 2015 में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा होगा कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। साथियों 12 में राष्ट्रीय पशु पूछा गया है और 15 में राज्य पशु पूछा गया है। ध्यान रखें, ऑप्शन ए में बाघ आपको देखने को मिला, देखो शुरू में बच्चों के प्रश्न गलत करवाने के लिए। ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन जो डी है हमारा चौथा ऑप्शन वो था भेड़। साथियों राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है अभी हमने चर्चा की है। साथियों चिंकारा होता, लेकिन चिंकारा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। हमने 2 राज्य पशु पढ़े थे, एक पशुधन श्रेणी में और एक वन्य जीव श्रेणी में। यहाँ पर कोई श्रेणी नहीं बताई गई है और ऑप्शन में आपको एक ही देखने को मिला है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऊंट होगा। यदि यहाँ पे आपको देखने को मिलता राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में और चिंकारा भी देखने को मिलता तो आपको चिंकारा सही करने को मिलता।
दोनों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आप कक्षा पूरी देखें बस साथियों अगला प्रश्न है रीट 2017 में पूछा गया है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों। ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको बस थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है। आप हमारी कक्षाएं देखते रहे, ऐसे टॉपिकों से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे जिससे पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों पहला ऑप्शन था गोडावण, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी गिद्ध, ऑप्शन डी सारस। साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, एक बार कमेंट करें सभी साथी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोडावण। साथियों आपने देखे होंगे पिछले जो 4 एग्जाम हुए अभी तक रीट 3rd ग्रेड के अध्यापक भर्ती के, उसमें चारों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस कक्षा को पूरी देखें और अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे सभी साथी अपना 1 नंबर पक्का कर सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन कक्षा में।